नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या जेडीयू को बारिश मिल गया। आप पूछेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जेडीयू समागम यात्रा करने जा रही है, शुरू करने जा रही है। और ये यात्रा की शुरुआत मनीष वर्मा करेंगे और समापन भी वही करेंगे। हर जिले में जाएंगे, 1 दिन 2 दिन उनका कार्यक्रम होगा, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और आपको बेहतर पता है मनीष वर्मा कौन है। मनीष वर्मा उड़ीसा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन ज़्यादातर समय उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर बिहार में बिताई। उसके बाद नीतीश कुमार के काफ़ी नज़दीक गए और फिर उन्होंने रिज़ाइन किया, वीआरएस ले लिया और अब पार्टी के महासचिव बन गए। जेडीयू में लंबे समय से इस बात की चर्चा होती रही है कि आखिरकार नीतीश कुमार के बाद कौन है जो नीतीश कुमार की विरासत को संभालेगा। पहले ललन सिंह का नाम आता था, लेकिन ललन सिंह ऊंची जाति से हैं, इसलिए कहा जाता था कि जेडीयू का कोर वोट बैंक तो कुछ और है। फिर आरसीपी सिंह का नाम आया, आरसीपी सिंह पार्टी से निकाल दिए गए और इसके पीछे की कहानी आप सबको मालूम है। उसके बाद लंबे समय से इस बात की चर्चा हो रही है, हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि मनीष वर्मा को जब से महासचिव पद पर पार्टी में शामिल किया गया है, उसके बाद से ये चर्चा बड़ी तेजी से उठने लगी कि मनीष वर्मा ही नीतीश कुमार के असली वारिस हो। और अब जब ये खबर बाहर आई है कि कार्यकर्ताओं के साथ समागम यात्रा की जाएगी, हर जिले में मनीष वर्मा पहुंचेंगे, और उसके बाद यह खबर तेज होने लगी है कि क्या मनीष वर्मा के लिए लॉन्चिंग पैड तैयार हो चुका है। क्या नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा के लिए लॉन्चिंग पैड तैयार कर दिया है और आने वाले समय में जेडीयू के नेता वही होने वाले हैं। इस बारे में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जोड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनय कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दोनों महानुभाव बिहार में काफ़ी चर्चित हैं। बिहार और झारखंड के मसले पर अक्सर आप इन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक्सपर्ट कमेंट्स देने के लिए जाने जाते हैं, बिहार झारखंड की राजनीति को बखूबी समझते हैं। रवि जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पहले मुझे ये पुख्ता तौर पर जानकारी है कि जेडीयू के बड़े नेताओं में महफूज ठिकाने ढूंढने की आप कह लीजिए कवायद बड़ी तेजी से जारी है, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी है और इनसिक्योरिटी जेडीयू के सभी बड़े नेताओं में। उनको ये बात समझ में आ रही है कि नीतीश के बाद कौन, जेडीयू में कौन। और नीतीश कुमार जिस तरीके से इन दिनों बीमार हैं, और बीमारी किस तरह की है ये चर्चा भी बहुत आम है, लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों बीमार हैं, वो अपनी फुल कैपेसिटी में है नहीं। अगर वो अपने फुल कैपेसिटी में होते तो मैं श्योर हूँ कि जो यात्रा मनीष वर्मा करने जा रहे हैं वो खुद कर रहे होते, क्योंकि नीतीश कुमार यात्राओं के लिए भी बिहार में जाने जाते रहे। 2020 से पहले याद करिए तो हर 5 साल में वो कई यात्राएं करते थे, जनता से संवाद स्थापित करते थे, हर जगह जाते थे, बिहार में लोगों से मिलते थे, और इसीलिए इतने लंबे समय से वो नेता बने हुए हैं। लेकिन अब मनीष वर्मा को ये प्रोजेक्ट किया गया है कि ये कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, समागम यात्रा का नाम दिया गया है। क्या माना जाए, जेडीयू के अगले नेता मनीष वर्मा ही हैं? पंकज जी, आप ठीक बोल रहे हैं। समागम यात्रा शुरू हो गई है। आज मुजफ्फरपुर से मनीष वर्मा ने आगाज कर दिया है समागम यात्रा का। और समागम यात्रा में कौन लोग हैं? समागम यात्रा में कार्यकर्ता लोग हैं, उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वही लोग हैं। और निचले स्तर से लेकर के पहले वो निचले जो अंचल से, प्रखंड से, ब्लॉक से, उससे वह बात कर रहे हैं। और देखिए, अब मनीष वर्मा के से अगर यदि आप मिले होंगे तो एक आप समझ लीजिए कि बहुत ही वो सरल और सुलभ व्यक्ति हैं। आप उनके घर पर यहाँ चले जाइए, जो सरकारी आवास कह लीजिए जो उनके पास में है,
वो सुबह से लेकर के 11 बजे तक। उसके बाद से वह पार्टी दफ्तर में भी उनके चैम्बर में बैठने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। वो आने जाना लोग लगा रहता है, वो एकदम इजी गोइंग है। और हमसे जितनी उनकी बातचीत हुई तो वो अब यदि कहता है लोग ना कि 2 नंबर कौन, तो वो 2 नंबर और 1 नंबर की दौड़ में वो नहीं है। इस बात को एकदम क्लियरिटी से समझ लीजिए। और वो उतना ही नहीं, अभी जो समागम यात्रा कर रहे हैं वो आज से शुरू है और 20 जनवरी को वह समाप्त होगी, नालंदा में समाप्त होगी। उनके भी जो गृह जिला में है तो वहां समाप्त होगी। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि नालंदा में 20 जनवरी को समाप्त होगी, आज से यात्रा शुरू है। लेकिन आपको एक चीज और हम बता दें, अभी आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री दौरा करते थे, नीतीश कुमार अब दौरा नहीं। नीतीश कुमार का भी दौरा होगा, जनवरी में इनका दौरा समाप्त होने दीजिए, उसके बाद से नीतीश कुमार का भी दौरा है। आप देख लीजिएगा उनके दौरे का कार्यक्रम, जहां तक हम समझ और देख पा रहे हैं उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी। और ये बीमार और अस्वस्थ होने का यह सब तो जो बात है, तो आप उनका एक्शन और रिएक्शन देख रहे हैं नीतीश कुमार का। कोई कह सकता है कि वह बीमार और अस्वस्थ भी है? अस्वस्थ आदमी इस तरीके से एक्शन मोड में रहता है क्या? कि वो जितनी भी आप देखिए, जो जेडीयू के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी को लेकर के जो उहापोह की स्थिति थी और अशोक चौधरी पर बार बार लोग टारगेट कर रहा था। और देखिए राजनीति में समय बहुत बहुमूल्य होता है जहां तक हम समझते हैं। तो जिसको लेकर के अशोक चौधरी को माने कॉर्नर किया जा रहा था, इसी दौरान उसी समय अशोक चौधरी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। तो यह आप इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार कहां से जो है सो दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं या ऐसे हैं, जो लोग कह रहे हैं उस पर हम कह रहे हैं। नीतीश कुमार पूरे फोकस में है और कहां उनको काम लेना है वह भी वह जान रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा और हम आपको ले चलते हैं। जो जनरल सेक्रेटरी जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी कितने हैं? राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी 10 हैं। 10 में आपको देखिए एक महाराष्ट्र से हैं कपिल पाटिल, दूसरे दिल्ली से हैं राज सिंह मान, और उसके बाद रेस्ट देन जो 8 जो जनरल सेक्रेटरी हैं वह बिहार से ही है। और उसमें भी देखिए कितना बढ़िया माने रखा गया, कहकशा को रखा गया है अल्पसंख्यक से, आफाक अहमद खान को रखा गया है अल्पसंख्यक से, इंजीनियर सुनील को रखा गया है, और मनीष वर्मा को, जो कुर्मी समाज जो लॉ कुछ बोर्ड की बात हम करते हैं उसमें अशोक चौधरी और श्याम रजक की एंट्री से पहले दलित चेहरा कौन नहीं था जनरल सेक्रेटरी में, तो श्याम रजक को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। ठीक उसके बाद देखिए तुरंत जो है सो बैलेंस करने के लिए, या इसको ऐसे कह लीजिए, 2 हर जात से बना रहे थे तो 2 दलित से भी अशोक चौधरी को बना करके बैलेंस कर दिया गया। भगवान सिंह कुशवाहा समाज से, राम सेवक वह भी कुशवाहा समाज से। तो 8 जो है वो वही हम बताना चाह रहे हैं, 2 दलित, 2 अल्पसंख्यक, 2 जो है सो कुर्मी, 2 जो है सो कुशवाहा। यह बड़ी बात है। ये देखिए नीतीश कुमार को जो समझे, जो हम लोग तो यही कहते हैं कि वो जिसको लगाते हैं उसको बहुत कलेजे से लगाते हैं, जिसको दूर हटाते हैं उसकी क्या नौबत होती है यह सबके सामने है। और देखिए, और सब कुछ इतना कुछ होने के बाद एक बात तो समझना पड़ेगा, क्यों प्रशांत किशोर बिहार में हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कोई झोल झाल, कोई रिस्क लेने की नौबत या फजीहत नहीं उठाना चाहेगी कोई भी पार्टी। और विशेष करके जेडीयू जो तीसरे नंबर पर आ गई है, वो उसका टारगेट है हमको 1 नंबर की पार्टी विधानसभा में जो पहली है उसमें 1 नंबर बनना। तो इस लिहाज से मनीष वर्मा का दौरा कहीं ना कहीं ये बहुत इंपैक्ट लाने वाला है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जी, मनीष वर्मा का दौरा बहुत इम्पैक्ट लाने वाला है। मैं इस बात से ऐसा नहीं कहता कि मैं असहमति जाहिर कर रहा हूं, लेकिन रवि जी, अगर नीतीश कुमार इतने स्वस्थ हैं तो उनके सिपह सलार उनको घेरे क्यों रहते हैं? प्रेस से भी अब मिनिमम इंटरैक्ट कर रहे हैं, और सच्ची बात यह है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो है। और आपको अगर इनका पिछला दौर याद हो तो इतने समय में वो पता नहीं कितनी यात्राएं कर जाते थे, कितनी तरह की यात्रा उन्होंने की है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में अगर कोई आपको यात्रा याद हो तो मुझे ज़रूर बताइए।
मुझे नहीं लगता पिछले 5 वर्षों में उन्होंने यात्रा की है। ये अपने आप में ये बताता है कि कुछ गड़बड़ तो है उनके स्वास्थ्य को लेकर के। नहीं तो अक्सर वो 1 साल में 1.5 साल में एक यात्रा प्लान करते थे, लोगों से मिलने जाते थे, उनसे बात करते थे और वहीं पर फाइल भी साइन करते थे मुख्यमंत्री के तौर पर। अब उसमें पंकज ऐसा भी है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जनता दरबार भी उनका सोमवार को लगता था, वह भी खत्म हो गया, उसके पीछे भी वही कारण। लेकिन देखिए, हर के पीछे हर कारण को आप कनेक्ट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कनेक्ट भी करते हैं डॉट से डॉट को, यह बात सही है। लेकिन बावजूद उसके नीतीश कुमार की चमक और धमक आपने लोकसभा के चुनाव में देखा है। इससे आप कैसे इनकार कोई कर सकता है कि नीतीश कुमार में की चमक और धमक में कोई कमी है? नहीं नहीं, मैं उस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन नीतीश कुमार की चमक बरकरार है, वो ये लोकसभा चुनाव ने साबित कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार की चमक किस हद तक बरकरार है, ये 2020 का चुनाव भी कुछ साबित कर दिया। और इसी अंतर्द्वंद में काफी सारे लोग जूझ रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार जो लोकसभा में लाए वो विधानसभा में ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। और इसकी बड़ी वजह यह है कि 2019 का आपको चुनाव याद होगा, 39 सीट, और 2020 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा। स्थिति पतली हो गई, 3 नंबर पे चले गए नीतीश कुमार। 2024 का लोकसभा चुनाव, इस बार तो 30 सीट जीत पाई एनडीए, लेकिन 2025 का विधानसभा अगर उसी तर्ज पर चला गया तब तो स्थिति काफी गड़बड़ दिखाई पड़ती है। अब सवाल यह है कि 2020 के खराब परिणाम के लिए आप चिराग पर ठेकरा फोड़ सकते हैं, लेकिन 2025 के लिए क्या आप प्रशांत किशोर पर ठेकरा फोड़ेंगे? बहुत लोग इसकी भी तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दी है। इसलिए यह सच है कि नीतीश कुमार मिस्ट्री हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए भी मिस्ट्री हैं। उनके इर्द गिर्द जो 5-10 लोग हैं उनसे आप बात करिए तो सबका परसेप्शन अलग अलग है। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि दरअसल हो क्या रहा है। इस बात को जान लीजिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अभी भी वो पॉलिटिकल डिसीजंस ले रहे हैं वो हैरानी पैदा करता है कि आखिरकार वो बीमार हैं तो इतना पॉलिटिकली एक्टिव कैसे। ये सच बात आपने कहा कि श्याम रजक को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई तो तुरंत राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी को भी उन्होंने बना दिया। पर एक सवाल इन सब चीज के बीच में बार बार उठता है, आप बना कुछ भी दीजिए, पर सवाल ये उठ रहा है और ये जेडीयू के अंदर ये सवाल है। मैं चाहूंगा विनय कुमार जी आए, विनय कुमार जी बताएं कि जेडीयू के बड़े नेताओं में इन दिनों बड़ा घनघोर इनसिक्योरिटी है। आपको बता दूं, तमाम लोग मेहनत करते दिखते हैं और वो 2025 विधानसभा तक दिखेंगे। परिणाम सकारात्मक हुआ तो शायद नीतीश कुमार के नाम पर सत्ता चलाते रहेंगे। लेकिन जेडीयू के भीतर एक चर्चा तो बड़ी आम है और बहुत तेज भी कि नीतीश के बाद कौन? आखिरकार नीतीश के बाद पार्टी का क्या होगा? पार्टी कैसे सत्ता में रहेगी? नीतीश कुमार ने सेकेंड लाइन कोई तैयार नहीं किया, तो क्या यह मान लिया जाए कि उस जगह पर मनीष वर्मा को तैयार किया जा रहा है? विनय जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है तो नीतीश कुमार किसी को सेकंड लाइन बनने नहीं दिए, हर कोई बनने का प्रयास किया। लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि भाई अगर सेकंड लाइन हम बनाएंगे तो ये फिर इतने महत्वाकांक्षी हैं कि हमारी कुर्सी ही हिलने लगेगी। इसलिए चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या अन्य नेता हो, समय समय पर उनका एक तरह से कह सकते हैं नीतीश कुमार बलिदान लेते रहे। और अभी जो कार्यभार उन्होंने सौंपा है, क्योंकि संगठन का काम पिछले कई वर्षों से आरसीपी देख रहे थे और आरसीपी के जाने के बाद संगठन में थोड़ी कमी आई, तो इसके लिए एक आईएएस अफसर मनीष वर्मा को लाया गया। मनीष वर्मा बड़ा योग्य अफसर है, बड़े काबिल अफसर रहे हैं और जब उड़ीसा कैडर के आईएएस अफसर रहे और वो मलकानगिरी जो इलाका है, मलकानगिरी जिला है, उग्रवाद प्रभावित जिला रहा, तो 3 जिले में वो डीएम रहे और डीएम के रूप में उन जिलों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 12 में उनको नीतीश कुमार अपने बिहार ले आए, क्योंकि मनीष वर्मा उन्हीं के नालंदा के रहने वाले हैं और 12 से वो नीतीश कुमार के साथ है। 18 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया
और फिर उनको सलाहकार बना गया, सलाहकार थे इंफ्रास्ट्रक्चर के। चूंकि मनीष वर्मा की छवि काम करने वाले अफसर के रूप में रही है, और नीतीश कुमार की ये खासियत है कि वो अपने इर्द गिर्द चुन चुन कर ऐसे अफसरों को रखते हैं जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अगर आप देखिएगा, जो भी आज अफसर उनके अगल बगल रहते हैं, वो उनकी लोकप्रियता इसलिए है कि वो विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। और नीतीश कुमार की दो ही सबसे बड़ी खासियत रही, एक तो विकास करना और कानून व्यवस्था। ना उनका कहना कि ना हम किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, उनका एक सिद्धांत शुरू से चला आ रहा है। और दूसरा, विकास पर वो कंसंट्रेट करते हैं। विकास की राजनीति के चलते वो बिहार से बाहर भी नहीं जाते हैं। वो अपना पूरा ध्यान बिहार, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार कितने राज्यों का दौरा करते हैं? बहुत कम, इने गुने कभी उनको जाना पड़ता है, नहीं तो वो पूरा ध्यान बिहार में केंद्रित करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी शक्ति बिहार में, और बिहार में कॉम्बिनेशन वो खड़ा करने में सफल रहे। और इसी कॉम्बिनेशन की बदौलत वो अभी लगातार, आज 5 के बाद से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीच में थोड़ी अवधि के लिए जरूर जीतन राम मांझी बने। और एक ऐसा भी समय था जब लगता था नीतीश कुमार को कि हम फिर मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, जब 7 दिन के लिए 2000 में पहली बार नहीं, वो सारी बात विनय जी ठीक है, लेकिन अब तो राजनीति के अंतिम ढलान पर है ना, उम्र भी उनकी हो चुकी है। सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है कि चलिए, अभी तक सेकंड लाइन इसलिए तैयार नहीं करते थे कि उनको डर लगता था मेरी कुर्सी को खतरा है, लेकिन अब तो बात ये बाहर आ रही है कि नीतीश कुमार कब क्या कर बैठेंगे। इस चक्कर में उनके सिपह सलार उनको घेरे रहते हैं, इवन मीडिया से बात करने नहीं देते हैं। कई प्लेटफॉर्म पे किसी किसी का पैर छूते देखा गया, उसको लेकर के उनकी बड़ी किरकिरी हुई, और इसलिए बहुत तरह की बात उठती है। विपक्ष तो यहाँ तक कह चुका है कि अचेत अवस्था, कमजोर मुख्यमंत्री, कोई फैसले नहीं लेते, कोई रिटायर्ड अधिकारी लेता है, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या उनके उत्तराधिकार के तौर पर पहले भी कई नाम आए, आरसीपी सिंह का आया, प्रशांत किशोर का आया, ललन सिंह का आया, ये सारे आप समझ लीजिए कि किनारे हो गए। संजय झा का आया, तो संजय झा, ललन सिंह तो ऊंची जाति से आते हैं, इसलिए इनके पॉलिटिक्स में नेतृत्व तो उनको नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर संजय, मेरा सीधा सवाल है कि क्या आपको लग रहा है कि भविष्य के नेता मनीष वर्मा ही हैं? क्योंकि पहले उनको आईएएस के तौर पर बिहार लाया गया, अलग अलग जगह पर डीएम बनाया गया, फिर वो सलाहकार बने, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके अंडर में था, अभी उनको पार्टी में शामिल कराया गया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, अब वो संगठन को देख रहे हैं जैसे आरसीपी देखा करते थे। आरसीपी सिंह के बारे में कहा जाता था नीतीश के बाद नंबर 2 आरसीपी। क्या आपको लग रहा है कि नंबर 2 बनाने की कवायद में जेडीयू आगे बढ़ चली है? जब तक नीतीश रहेंगे नंबर 2 के रूप में इनको पदस्थापित कर दिया जाएगा और आगे चल करके कमान इनके हाथ में होगा। एक बात में तो सच्चाई है कि नीतीश कुमार कभी किसी को नंबर 2 और नंबर 3 नहीं बनने देते हैं। हाँ, बैलेंस बनाने के लिए कभी उसको आगे बढ़ा देते हैं, कभी उनको आगे बढ़ा देते हैं। तो मनीष वर्मा इनके स्वजातीय हैं, नालंदा से हैं, भरोसेमंद हैं। तो एक ये मनीष वर्मा पर इन्होंने भरोसा किया। कुछ दिन पहले जब अपनी पार्टी का विलय उपेंद्र कुशवाहा ने किया था जेडीयू में, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि अरे बिहार तो अब आप ही को न देखना है, कौन देखेगा बिहार, और जाइए जरा घूमिए, जगाइए बिहार को, जोड़िए, अगर कहीं कोई गैप है तो उसको पाटिए। और उपेंद्र कुशवाहा निकल गए थे यात्रा पर, और यात्रा से घूम करके और कितना दिन के साथ रहे सबको पता है। बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी, फिर उनको राज्यसभा में भेजा गया है, फिर वो कुर्था से कल वो अपनी पद यात्रा शुरू की है। तो अभी तो 1 साल चुनाव का दौर है, वो यात्रा, पद यात्रा, सारी यात्राएं चलेंगी। मनीष वर्मा आरसीपी के गैप को भरने के लिए लाए गए, और मनीष वर्मा पर ये भरोसा भी कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। हाँ, इस बात में सच्चाई है कि बहुत ही स्वीट टंग है, बहुत मीठा बोलते हैं,
सबसे मिलते हैं, सुलभ हैं। तो मुख्यमंत्री जी को एक ऐसे लोग पसंद होते हैं। कभी आरसीपी ऐसे हुआ करते थे, सारे ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ियां वही लगती थी सुबह सुबह, और उसके बाद आरसीपी सिंह ही धीरे धीरे कमान संभालने लगे थे। तो मनीष वर्मा को भी इन्होंने कहा है कि जरा बिहार घूम करके आइए, स्मेल करके आइए, क्या स्थिति है अंदर खाने में, क्या हमारे पार्टी के प्रति लोगों के मन में कोई गुस्सा है, विरोध है। और इस बात को, इस सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा कि स्वास्थ्य शायद मुख्यमंत्री जी का पहले जैसा नहीं है। वो जितना भी राजनीति के चाणक्य हो जाए, स्वास्थ्य को लेकर के सवाल हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। कभी वो पूरी तरह से स्वस्थ दिखते हैं, कभी बिल्कुल सिन से आउट हो जाते हैं। वो नीतीश कुमार जब स्क्रिप्ट लिखा हुआ पढ़ने लगे मंच से, तो मैं नहीं मानता हूं कि पूरी तरह से वो स्वस्थ है, जबकि वो ऐसे ही वो लगातार धारा प्रवाह बोलते थे। ठीक है, उनके भाषण किसको लेकर के फोकस्ड होता था वो सबको पता है। जो भी कवर करने जाते थे कहते थे कि ये पूरा देर में 1 घंटा में क्या बोलेंगे मुझे पता है, इसलिए मैं अपनी कलम को रख देता हूँ और सुन लेता हूँ। वही बात तो ये 2 महीना पहले भी बोले थे, या 20 दिन पहले भी उस कार्यक्रम में बोले थे। वो नीतीश कुमार जो बोला करते थे, अब वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। तो मनीष वर्मा के साथ साथ कई लोगों पर इन्होंने इस बार अलग अलग जिम्मेवारी दी है। बिल्कुल, अभी राष्ट्रीय महासचिव की बात हो रही थी, उनको भी कहा गया, अशोक चौधरी को, श्याम रजक को, उनको कुछ और टास्क दिया गया है, मनीष वर्मा को कुछ और टास्क दिया गया है। नहीं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई नेता हैं जिनको बहुत सारा टास्क दिया गया। कहा जा रहा है कि अभी अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। जैसे इनको कहा गया है आप संगठन देखिए, अशोक चौधरी और श्याम रजक को कहा गया है कि आप आरजेडी के खिलाफ दलित विरोधी माहौल बनाइए। संजय झा की जिम्मेदारी है कि आप केंद्र के साथ बेहतर रिश्ते तालमेल बना करके रखिए, बीजेपी के साथ टच में रहिए। और जहां तक ललन सिंह हैं तो मंत्री हैं, लेकिन वो संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बिहार को भी सुपरवाइज करेंगे और साथ साथ केंद्र के साथ रिश्ते कैसे बने रहें इसको भी देखेंगे। और विजय चौधरी की उपयोगिता इस बात में होती है कि बिहार में गवर्नेंस कैसे चल रहा है, उसमें वो देखें कि क्या कहां पर ऐसे हो रहा है। और कुछ अधिकारी भी उनके साथ हैं जो तमाम फैसले ले रहे हैं। बड़ा सवाल यह है रवि उपाध्याय जी, आपको नहीं लगता कि नीतीश राजनीति के ढलान पर हैं? 2025 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वो सारी बात सही है, पर क्या आपको नहीं लगता कि अब जेडीयू की बागडोर कौन संभालेगा? इसकी चर्चा जेडीयू के भीतर बहुत तेज है। और जेडीयू के भीतर तेज है, लोग खुलकर के बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो लोग इसकी चर्चा करने लगे। पहले ये भी कहना शुरू कर दिए थे कि क्यों नहीं आरसीपी सिंह को बुला लिया जाता है। खास तौर पर जो ये कोयरी और कुर्मी, जिनका कोर वोट बैंक है, कुर्मी नेता इस बात को लेकर के बड़ा परेशान है कि नीतीश के बाद उस गैप को फिल इन कौन करेगा। इसलिए चर्चा बहुत होती है कि जेडीयू का अगला नेता कौन। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समाज से आते हैं तो वो तो पार्टी से बाहर चले गए, फिर से अपनी पार्टी को लेकर के घूम रहे हैं। अब मनीष वर्मा को आगे लाया जा रहा है, तो एक इनसिक्योरिटी तो है ना, और उस इनसिक्योरिटी को कैसे पाटा जाएगा? सवाल यह है, दूसरा नेता कौन है, नंबर 2 कौन है? आप नंबर 2 में कई 5 गिना दीजिए, 6 गिना दीजिए, 10 गिना दीजिए, पर नंबर 2 कौन है? ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार अमृत पी करके आए हैं और सदैव ऐसी स्थिति में रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो नंबर 2 कोई तो चाहिए। और दूसरी खास बात यह भी है कि नीतीश कुमार ने अपने परिवार को तो आगे बढ़ाया नहीं है। इकलौते मुझे लगता है क्षेत्रीय दल के नेता हैं जिन्होंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। तो ऐसे में गंभीर सवाल तो उठता है कि पोस्ट नीतीश क्या, कौन, कैसे, कब तक, कहां तक, कई सवाल उठ खड़े होते हैं। देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से जो सेकंड लाइन की बात है, पार्टी में नंबर 2 की बात, यह कई दिनों से चल रही है। जब से अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, उसके बाद से हम और आप तमाम लोग इस तरीके से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं
कि नंबर 2 किसको बना दिया, नंबर 2 कौन है? अशोक चौधरी हैं, श्याम रजक हैं, संजय झा है कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है या विजय चौधरी है, लेकिन कोई नंबर 2 नहीं होने जा रहा है। ये इस बात को समझिए, मनीष वर्मा को जो जिम्मेवारी दी गई है, हम जहां तक देख पा रहे हैं, निश्चित रूप से मनीष वर्मा पर दांव खेला जा रहा है। और मनीष वर्मा जो है तो आप कहीं से भी किसी, देखिए आप अशोक चौधरी को बनाइएगा, श्याम रजक नाराज हो जाएंगे, श्याम रजक को बनाइएगा, आप जो सो संजय झा नाराज हो जाएंगे, आप जो सो राजीव रंजन सिंह ललन सिंह को बनाइएगा, संजय झा नाराज हो गए, तो यह सब होते रहेगा। लेकिन मनीष वर्मा एक ऐसे तुरुप का है जो कि इन लोगों को, जो शीर्ष के जो 4, 5, 6 नेता यही डिसाइड करेंगे, तो इनमें मनीष वर्मा एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, ये स्वीकार कर सकते हैं मनीष वर्मा को, क्योंकि मनीष वर्मा का उतना कोई जैसे कोई नेता अगर यदि जिसमें हम लोगों के बीच आपस में बीच से निकल के आता है तो वह 3-5 दाव पेच जानता है, लेकिन मनीष वर्मा उतने दाव पेच के माहिर खिलाड़ी ने, हाँ वो सूंघ जरूर सकते हैं कि आप जो है तो आप कहां पर जा रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो रिटायर्ड आईएएस है, मैंने वहां उस जो आदमी उस सेवा में रहा हो उसमें सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। वह आपके बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएगा या आसमान देख करके फोरकास्ट कर देगा कि अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है। इतनी ताकत है मनीष वर्मा में। तो हम जहां तक समझते हैं कि मनीष वर्मा को आने वाले समय में यदि जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार को कुछ करना होगा तो उनके जो 3-4 थिंक टैंक हैं जो साथ में रहते हैं 24/7, वह लोग कुछ न कुछ जरूर इनकी बात में आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि अगर यदि आप मनीष वर्मा से बात करेंगे और लोग कहेंगे कि लोग कहते हैं कि आप आरसीपी की जगह लेंगे, तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं लेना है, वो हमको आरसीपी, ये हम एकदम आपको ऑन द रिकॉर्ड, मैंने रिकॉर्ड की बात हम बता रहे हैं, वह इस तरीके से बात बोलते हैं कि नहीं हमको नहीं लेना, हम जहां पर हैं वो ठीक है। तो वो मनीष वर्मा पर आपको कहीं ना कहीं देखिएगा कि आने वाले समय में, अब तो हम लोग भविष्य वक्ता तो हम नहीं है, न ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन लग रहा है इसी तरीके से कि आने वाले समय में निश्चित रूप से मनीष वर्मा वो एकदम रवि जी, आप इसीलिए तो मैं कह रहा हूं क्योंकि मनीष वर्मा की जाति भी वही है जो नीतीश कुमार की जाति है और जेडीयू का कोर वोट बैंक तो वही है ना। तो आखिरकार ये जो बैटन पास किया जाएगा, जब रिले रेस होता है ना, तो एक पहला दौड़ने वाला दूसरे को बैटन देता है कि अब तुम पकड़ो, तुम दौड़ो। तो भाई पहला तो बहुत साल दौड़े, सफल भी रहे, आगे भी रहे, पर ये बैटन पास करने की भी बात है ना, क्योंकि जेडीयू के भीतर मैं आपको बता दूं कई बड़े नेता अपनी पोजीशनिंग करने लगे हैं। अब आपको कल परसों की बात बताऊं, ललन सिंह मुंगेर पहुंचते हैं, लखीसराय पहुंचते हैं और लखीसराय में जाके आईबी में विजय सिन्हा के साथ 1 घंटे कमरे में बंद रहते हैं। जो ललन सिंह विजय सिन्हा के बीच 36 का आंकड़ा होता था, वो दोनों एक दूसरे के साथ 1 घंटे बंद रहते हैं और समझिए बहुत तरह की बातचीत करते हैं, तब बाहर निकलते हैं। ललन सिंह के सुर पिछले कुछ महीनों में किस तरीके से बदले हैं ये आप लोग सुन रहे हैं। यही आरजेडी के साथ थे तो कहा जा रहा था कि लालू यादव से उन्होंने सेटिंग कर ली है, उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अब बीजेपी में हैं तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री के साथ वो बेहतर संवाद कैसे कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में क्या जोरदार भाषण कर रहे हैं, ये सबको पता है। तो इससे एक बात लोग कहने लगे कि ललन सिंह अपना बीजेपी में इंतजाम बढ़िया कर रहे हैं, ये बात चल रही है। पहले से ही संजय झा को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश का डाउनफॉल होगा, संजय झा भी बीजेपी के तरफ चल पड़ेंगे। विजय चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े माइल्ड रहते हैं, समय देख करके वो भी निकल लेंगे। एक दूसरा भी धड़ा है जो कि सोचता है कि जेडीयू आरजेडी के तरफ जाए, जिसमें कई लोगों के नाम आते हैं, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार और इस तरह के लोगों का नाम आता है। सवाल ये उत्पन्न होता है कि जेडीयू क्या करेगी। वो ठीक है, नीतीश कुमार बड़े तरीके से टैक्टफुली दोनों लाइन बनाए रखते हैं, जिधर चाहते हैं उधर जाते हैं और मुख्यमंत्री यही रहते हैं, पर आगे क्या होगा इसको लेकर के तो इनकी पार्टी में भी तो कई राजनेताओं को चिंता होगी, क्योंकि मनीष वर्मा उस जाति से आते हो पर क्या वो नीतीश कुमार बन पाएंगे, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है।
आरसीपी सिंह का तो एक्सेप्टेंस हो गया था दूसरे नंबर के नेता के तौर पर। मनीष वर्मा का एक्सेप्टेंस नंबर 2 के नेता के तौर पर हो पाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या अशोक चौधरी मान जाएंगे? क्या श्याम रजक मान जाएंगे? क्या ललन सिंह एक्सेप्ट करेंगे? क्या संजय झा एक्सेप्ट करेंगे? ये सारे ऐसे सवाल हैं, मुझे लगता है जिसका जवाब अब जनता भी जानना चाहती है और जेडीयू के कई लोग भी जानना चाहते हैं, जेडीयू के सिंपैथाइजर्स भी जानना चाहते हैं। मैं चाहता हूं इस सवाल का जवाब रवि जी आप ही दें, फिर मैं आ रहा हूं विनय जी आपके पास। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो आप बात कर रहे हैं यह सवाल मौजूद सवाल है, इसमें दम भी है, लेकिन सवाल यह है कि मनीष वर्मा से हम थोड़ा सा, पंकज जी, आपको सब बात हम नहीं बोल पा रहे हैं, वो मनीष वर्मा एक्सेप्टेबल हैं, इस बात को समझ लीजिए आप। क्यों एक्सेप्टेबल हैं? क्योंकि अब किसी को, अब राजनीति कोई भी कर रहा है, लंबे समय से कर रहा है, या जितने आप नेताओं का नाम आपने जिक्र किया, तो वो लोग निश्चित रूप से सबको वो लोग पसंद भी नहीं करते हैं। अब जैसे अशोक चौधरी में, श्याम रजक में आप देख लीजिए, आप ललन सिंह की बात कर लीजिए, ललन सिंह भी क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं वहां। अब देखिए, बाढ़ प्रभावित के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए वह विजय सिन्हा से बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग उसको जब डॉट से डॉट मिलाएंगे तो लग रहा है कि जैसे वहां पर कोई तूफान आने वाला है, उससे पहले जो है जो कुछ हो। लेकिन सवाल ये है कि मनीष वर्मा, आप देखिएगा इन द लॉन्ग रन वही कुछ करेंगे। और देखिए, ये जो आप जनवरी में ये समागम जो कर रहे हैं, कार्यकर्ता समागम जनवरी में समाप्त होने जा रही है 20 जनवरी को, तो वह 20 जनवरी को जब समाप्त होगा समागम, उसके बाद देखिएगा कि क्या फिजा बनती है फिर मनीष वर्मा की। आप 20 जनवरी तक इंतजार करिए, 20 जनवरी के बाद उस बीच में हमको नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा। अरे रवि जी, जेडीयू में तो मैंने बहुतों का फिजा बनते देखा और सेकंड में फिजा कैसे बिगड़ा है वो भी देखा। जिसको नंबर 2 का हकदार सुना, जाना, देखा, वो पार्टी से गायब हो गए या हाशिए पर धकेल दिए गए। सवाल यह है कि बाढ़ की बात करनी होती तो 1 घंटे कमरे में बंद होकर के बाढ़ की चर्चा की जरूरत क्या थी? ये विजय सिन्हा का नाम पहले शिला पट पे लिखा नहीं जाता था जब वो श्रम मंत्री होते थे तब भी, जब वहां के विधायक होते थे तब भी, लेकिन अब ललन सिंह को समझ में भी आ गया है कि आगे की पॉलिटिक्स कैसे करनी है और विजय सिन्हा को भी साथ करके क्यों रखना है। सवाल यह है कि अशोक चौधरी की बेटी लोजपा रामविलास से लड़ती है। अब चर्चा यह भी है कि अपने बेटी को वो लोजपा रामविलास से क्यों लड़ा रहे हैं, आखिरकार अशोक चौधरी क्या सोच रहे हैं। संजय झा तो बीजेपी के माने ही जाते हैं कि वो बिल्कुल बीजेपी माइंडेड है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह हो रहा है कि महफूज ठिकाने की तलाश सबको है, लेकिन महफूज ठिकाना जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक तो लग रहा है कि जेडीयू महफूज ठिकाना है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर के परेशान है और जितना एक्टिव होना चाहिए वो अब एक्टिव है नहीं, ऐसे में कब तक ये स्थिति बनी रहेगी? विनय जी, आपको नहीं लगता कि बड़े नेताओं में इनसिक्योरिटी है और सब लोग महफूज ठिकानों की तलाश में हैं? क्योंकि मेरे पास तो ये जानकारी है, लोग महफूज ठिकानों की तलाश करने लगे हैं। मैंने कल परसों एक पीस भी लिखा है इसमें कि क्या कौन सोच रहा है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, मेरा ये सोच है कि जो लोग आज नीतीश कुमार के इर्द गिर्द दिखाई पड़ रहे हैं वो लोग महफूज ठिकाने के लिए इर्द गिर्द नीतीश के आए। वो लोग पहले से नीतीश के साथ नहीं थे। जो लोग आप दिखाई पड़ रहे हैं, जब समता पार्टी का निर्माण हुआ था और जब समता पार्टी बना था, जब समता पार्टी का निर्माण हुआ था और जब समता पार्टी बनी थी, हाँ, तो उस समय के लोग कहाँ अब नीतीश कुमार के इर्द गिर्द दिखाई पड़ रहे हैं। अब तो सब बाहर से आयातित लोग उनके साथ हैं, जो दूसरे दलों से नीतीश कुमार के साथ आए और नीतीश कुमार के को एक तरह से अपने कब्जा में उन लोगों ने ले लिया है। अब नीतीश कुमार इन लोगों पर आश्रित है और चूंकि नीतीश कुमार की शारीरिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को इन पर निर्भर रहना पड़ता। और ये लोग कोई नीतीश कुमार को इस तरह की काम न कर दे या कोई इस तरह की हरकत न कर दे जो सार्वजनिक मंच पर उनकी आलोचना हो, उस कोशिश में जो सहयोग में लोग रहते हैं
वो चाहते हैं कि भाई ऐसा कोई काम नहीं करे। और ठीक ही संजय जी ने कहा कि अब तो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं नीतीश कुमार, और हम लोग तो लंबे समय से नीतीश कुमार को जानते हैं। नीतीश कुमार बेहतर भाषण देने के लिए जाने जाते रहे, शुरू से भाषण देते रहे। कोई आज के नेता तो है नहीं, 85 में पहली बार एमएलए बने और तब से नीतीश कुमार पावर में है। पार्लियामेंट में भी बहुत अच्छे वक्ता के रूप में नीतीश कुमार रहे, मंत्रालय में भी बहुत बेहतर मंत्री के रूप में उनका परफॉर्मेंस रहा। मुझे तो ये भी सौभाग्य है, जब रेल बजट पेश कर रहे थे उसको भी हमको पार्लियामेंट में देखने का अवसर मिला। नीतीश कुमार ने ही हम लोगों को पास उपलब्ध कराया था स्पीकर गैलरी का। तो नीतीश कुमार बहुत अच्छे वक्ता रहे और आज उनको पढ़ना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं उनके जो सलाहकार हैं उनको ये सलाह दिए कि भाई आप पढ़िएगा तो भटकिएगा नहीं, वरना आपसे से कुछ बुलाया जाएगा और फिर मीडिया में उसका विश्लेषण होगा, चित्रान्वेषण होगा। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं दूसरे दलों से आए हैं और उनको घेरे, तो उनको तो लगेगा कि जब नीतीश कुमार में पावर नहीं रहेगा। ऐसे भी लोग कहते हैं भाई नीतीश कुमार अगर नहीं रहेंगे तो जनता दल के ज्यादातर लोग उसमें, कुछ लोग राजद में जाएंगे, कुछ लोग बीजेपी में जाएंगे, कुछ बचे हुए अन्य दलों में जाएंगे। जनता दल के बारे में तो यही चर्चा होती है कि भाई नीतीश कुमार वो अपना कोई उत्तराधिकारी तैयार नहीं किया, इसलिए बीच बीच में ये भी बात आती है कि भाई नीतीश कुमार का बेटा को लाया जाए। अब उनके नीतीश कुमार के पुत्र चूंकि राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, वो राजनीति में आना नहीं चाहते, लेकिन ये मांग भी बीच बीच में कार्यकर्ताओं से, क्योंकि नीतीश कुमार के पुत्र एक्सेप्टेबल होंगे। तमाम जो नेता हैं वो नीतीश कुमार के पुत्र को मान सकते हैं नेता, क्योंकि इन पार्टियों में जो व्यक्ति प्रधान पार्टियां होती है उसमें उनके उत्तराधिकारी उनके पुत्र पुत्री होते हैं, तो उनको मान। लेकिन आपस में जो लोग हैं, जो लोग कई दलों का पानी पीकर आए हैं इनके साथ, तो वो लोग तो उनके बीच में टग ऑफ वार भी है। और ये टग ऑफ वार जो उन लोगों के बीच में है वो दिखाई भी पड़ता है कि भाई कभी किसी का पर काटा जाता है, कभी किसी को उछाला जाता है, कभी किसी को किया जाता है। अब आप देखिए ना, ये अशोक चौधरी को महासचिव बना दिया गया। अब जनता दल के संविधान में तो एक व्यक्ति एक पद का नियम है, तो कायदे से तो एक व्यक्ति एक पद में अगर वो महासचिव रहेंगे तो मंत्री पद उनको छोड़ना पड़ेगा। चूंकि ये नियम सिर्फ नीतीश कुमार पर लागू नहीं होता था, एक व्यक्ति एक पद। नीतीश कुमार एग्जेम्प्टेड थे, वो सर्वमान्य नेता थे, वो मुख्यमंत्री भी थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन अन्य नेताओं पर तो ये लागू होता रहा है बिहार में फॉर्मूला। तो अब क्या होगा आगे राजनीति, चूंकि हो रहा था कि भाई श्याम रजक को महासचिव बनाया गया तो इनको भी महासचिव बनाया जाए, दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि अब जदयू को भी विस्तार करने वो काम किया जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट जब मनीष वर्मा पार्टी में लाए जा रहे थे तो संजय झा ने यही बात कही थी कि जेडीयू का विस्तार अलग अलग राज्यों में भी होगा, हम देश में इसका विस्तार करेंगे। लेकिन आज के टाइम में मनीष वर्मा को बिहार में ही इसके विस्तार की जिम्मेदारी दी गई है। हर जिले में जाना, कार्यकर्ताओं से मिलना, संपर्क स्थापित करना, एक बात बहुत साफ दिखाई दे रहा है। नहीं, उसका कारण बड़ा कारण ये है कि नेता क्या होता है, अपने को इनसिक्योर महसूस करता है, इसलिए अपना सबऑर्डिनेट बहुत कमजोर लोग को, जिसका कोई जनाधार नहीं, उसको बनाने का काम कर। भाई आरसीपी सिंह को अपना सबसे नजदीकी व्यक्ति बनाने के काम को अंजाम नीतीश कुमार दिए थे। आरसीपी सिंह अगर चले गए छोड़ के तो नीतीश कुमार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार के पास जनाधार है, आरसीपी के पास। उसी तरह से अभी मनीष वर्मा को संगठन के काम में लगाए, अगर किसी वजह से मनीष वर्मा नाराज हो जाए और जाए तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा नीतीश कुमार को। इसलिए बहुत नाप तोल के राजनीति में लोग अपना सेकंड लाइन की जिम्मेदारी जिसको देते हैं, वैसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है जो उनका चरण वंदना करे, जो उनमें आस्था व्यक्त करे। अब दिल्ली में देख रहे हैं, आरसी को बनाया गया मुख्यमंत्री, तो कुर्सी पर नहीं बैठ रहे। तो उस जगह पे फिट इन बैठते हैं ना मनीष वर्मा, डॉक्टर संजय कुमार, उस जगह पे फिट इन बैठते हैं ना। आपको लग रहा है ना कि यही उत्तराधिकारी होंगे?
अब नीतीश कुमार बहुत 3-5 कर लिए पार्टी में, इसको लड़ाना, उसको आगे करना, उसको पीछे करना, पर अब संगठन में जिस तरीके से इनको लाया जा रहा है, हर जिले में भेजा जा रहा है, क्या माना जाए कि आरसीपी की जगह इनको दी जा रही है? और जो आरसीपी सिंह के चले जाने के बाद वैक्यूम पैदा हुआ था, उस वैक्यूम में इसको ला करके भरा जा रहा है, मतलब मनीष वर्मा उस जगह पर आ रहे हैं। आप इस बात से पूरी तरीके से सहमत हैं? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं कि मनीष वर्मा की उपयोगिता अब नीतीश कुमार जी के लिए काफी बढ़ गई है। और विनय जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि वैसे लोगों को लोग प्रमोट करते हैं जिनका कोई जनाधार नहीं हो और राजनीतिक संघर्ष की वजह से जनता के बीच में अपना इम्पैक्ट नहीं, वैसे लोगों को पार्टियां जगह देती हैं। क्योंकि संघर्ष वाले लोग तो फिर दावेदारी करने लगते हैं, या जो आयातित लोगों के बारे में कह रहे हैं कि समता पार्टी बनने के समय तो ये लोग कहीं थे ही नहीं, और बाद में जो इंपोर्टेड लोग हैं वो सब अपना हिसाब किताब बिठा के इनके साथ आए हैं। देखिए, आज से इनकी यात्रा शुरू है और 20 जनवरी 2025 को नालंदा में वो जो समागम सभा है उसका समाप्ति हो, और हर जिले में ये मुख्य अतिथि बनेंगे मनीष वर्मा। जो कार्यकर्ताओं की बैठक होगी उसमें पहले ही तय कर दिया गया है कि बतौर मुख्य अतिथि मनीष वर्मा होंगे। तो नीतीश कुमार जी का जो मेरे समझ से लगता है कि दो इसमें इनकी उपयोगिता है। एक उपयोगिता तो है कि पूरे बिहार स्तर पर संगठन के लोगों के साथ इंटरेक्शन मनीष वर्मा का, और दूसरी बात कि जेडीयू के लोगों को एक मैसेज कि भाई अब मनीष वर्मा से ही आप लोग बात कर लीजिए, मनीष वर्मा आपके काम को देख लेंगे, संभाल लेंगे, आपकी जो पीड़ा होगी, समस्या होगी, वो जो करना होगा वो मनीष वर्मा करेंगे। तो मनीष वर्मा को इसीलिए लाया गया है क्योंकि ये इस तरह के लोगों को कुछ नर्चर किया जाता है। मैं नहीं बताना चाहता हूँ, उड़ीसा कैडर में थे, लेकिन उसी समय एक बड़ा दाल घोटाला हुआ था उड़ीसा में, और जिस जिले के ये डीएम थे और आंगनबाड़ी का मामला था। खैर उस बात को छोड़िए, बाद में इनको प्रतिनियुक्ति पर इनको बिहार ले आया गया, और फिर ये कैसे नीतीश कुमार जी के साथ ये लगातार जुड़े रहे, पूर्णिया का डीएम, पटना का डीएम, इनको प्राइम पोस्टिंग, फिर कैसे वीआरएस ला करके और इनके कोटियर्स में ये शामिल हो गए। लेकिन उसके बाद अब मनीष वर्मा को पब्लिक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। उसके पहले इनको कोई और टास्क दिया गया था, अब इनको पब्लिक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि भाई पब्लिक प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ जुड़िए, मिलिए, बात कीजिए। हो सकता है कि नीतीश कुमार को लगता होगा कि अगर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता की बात हम तक नहीं पहुंच पाती, वो बातें हम तक कैसे पहुंचेगी, इसको लेकर के भी मनीष वर्मा पर उन्होंने भरोसा जताया। संजय झा की जहां तक आप बात कर रहे थे, आज ही तो मैं देख रहा हूं कि भाजपा ने राज्यसभा से बिहार के 3 जो हैं सदस्य, उनको परिवहन, पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग के अस्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया है। तो संजय झा को प्रधानमंत्री के तरफ से वो पत्र निर्गत किया गया है। तो संजय झा पर ये बहुत जिम्मेवारी या बहुत भरोसा नहीं कर सकते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष इन्होंने बना दिया, वो अलग बात है। ललन सिंह तो बीजेपी के राही पर चल चुके हैं, उनको प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से जितने अच्छे रिश्ते हैं, अब वो बहुत दिलचस्पी ले नहीं रहे हैं। तो नीतीश कुमार को लग रहा है कि एक आदमी को कहीं ना कहीं से नर्चर किया जाए, और खास करके संगठन में। अब चले जाइए जेडीयू पार्टी कार्यालय में पटना में, अगर मनीष वर्मा से आपको भेंट होगी तो 15 मिनट में उनके मुंह से केवल नीतीश जी, नीतीश जी, नीतीश जी ने ये किया, नीतीश जी ने वो किया, नीतीश जी के वजह से ऐसा हो रहा है। मतलब नीतीश कुमार को छोड़ करके कोई और वो बात नहीं करते। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने इन पर भरोसा जताया है, तभी तो कहा है कि जरा ये 38 जिला घूम करके। कार्यकर्ताओं को भी चिट्ठी निर्गत कर दी गई है कि उस समागम के मुख्य अतिथि मनीष वर्मा होंगे, और 20 जनवरी 2025 को जब नालंदा में सभा की समाप्ति होगी, हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से वहां आमंत्रित होंगे, और फिर पूरे बिहार में हर जिले का फीडबैक ये देंगे मनीष वर्मा कि क्या जमीनी स्थिति है। चलिए हम लोग चलिए, बिल्कुल 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 ये ठीक बात है।
लेकिन विनय जी, एक सवाल और मन में आता है। वो सवाल ये आता है कि आप चाहे अशोक चौधरी को देख लीजिए, संजय झा को देख लीजिए, विजय चौधरी को देख लीजिए, ललन सिंह को देख लीजिए, ये सारे लोग ये नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बड़े नेता में गिने जाते हैं। ये सारे लोग बीजेपी के साथ चलने के पक्षधर हैं, ये साफ दिखाई पड़ता है। जबकि इनके बीच भी काफ़ी पॉलिटिक्स है, इनके बीच भी काफ़ी ज़्यादा सिर फुटौल है, अंदर खाने, ये हम लोग को पता चलता रहता है। लेकिन इस सब के बीच क्या नीतीश कुमार दूसरी लाइन भी अब बड़ी करने में लग गए हैं क्या? श्याम रजक आते हैं, राष्ट्रीय महासचिव बनते हैं, अगले दिन कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, अपने नियमों में परिवर्तन करिए, केंद्र को मैसेज देते हैं। श्याम रजक अपने मन से तो ऐसा बोल नहीं रहे होंगे। फिर इधर मनीष वर्मा को प्रमोट किया जा रहा, आज से यात्रा पर निकल गए हैं, वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तो एक जो दूसरा धड़ा है उसको भी अब क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार तेजी से आगे बढ़ाने में लग गए हैं ताकि संतुलन बना रहे और जिधर जाने की आवश्यकता पड़े वो पार्टी चली जाए? क्योंकि जो दूसरा धड़ा है विजेंद्र यादव वाला, श्रवण कुमार वाला और ये मनीष वर्मा वाला, या आप कह लीजिए श्याम रजक वाला, वो उतना इफेक्टिव पिछले दिनों दिखाई नहीं पड़ा है। क्या आपको लगता है कि दूसरी लाइन भी बड़ी करने की कोशिश की जा रही है? यहाँ तक मनीष वर्मा का सवाल है तो ये किसी न दाएं है न बाएं है, ये बीच के लाइन वाले हैं। बीच के लाइन मतलब कि सीधे नीतीश कुमार से जुड़े हुए, और नीतीश कुमार का आशीर्वाद इनको प्राप्त है, और नीतीश कुमार ने संगठन के काम में इनको लगाया है। ये तो उड़ीसा कैडर के थे, चाहते तो दूसरे राज्यों का प्रभाव मिल सकता था महासचिव में, लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं अगला साल चुनाव है बिहार में, संगठन को मजबूत करना है, संगठन को एक्टिव करना है। तो चूंकि मनीष वर्मा काबिल अफसर है, आईएएस अफसर रहे, चीजों को सिस्टमैटिक ढंग से लेते हैं, तो संगठन को सिस्टमैटिक बनाने के लिए, और नीतीश कुमार की भी एक खासियत रही है कि वो चीजों को बहुत सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं। वो अफरा तफरी में कोई काम नहीं करते हैं नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार के साथ रहने घूमने का आपको मौका मिलेगा तो आप देखिएगा कि बहुत टू दी पॉइंट वो काम करते हैं। नपातुला बात, नपातुला काम उनकी खासियत रही है। तो उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए मनीष वर्मा को जिम्मेदारी दी, और चूंकि मनीष वर्मा को प्रूव करना है, जब हम ही लोग रिपोर्टर बने थे पहली बार तो हम लोग को प्रूव करना रहता था कि हम अच्छा रिपोर्टर बन सकते हैं, हम अच्छा काम कर सकते हैं। एक जगह पहुंचने के बाद तो थोड़ा लेथार्जिक लोग हो जाता है, लेकिन आज मनीष वर्मा ट्रायल पीरियड पर है कि राजनीति में कितना सफल हो सकते हैं। तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी देकर नीतीश कुमार तो एक तो अपने कार्यकर्ताओं को सीधा संवाद, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अब उतना समय नहीं है कि सब कार्यकर्ताओं से मिल सकते हैं। नहीं तो नीतीश कुमार की तो खासियत थी कि पंचायत लेवल के कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे। बिहार में इतना ट्रेवल किए हैं नीतीश कुमार कि बिहार के तमाम क्षेत्र के लोगों को नाम से जानते थे, और हर जगह के कौन इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता समता पार्टी का उस समय था उनको याद रहता था, और उससे बात करते थे किसी भी मुद्दे पर, उससे सीधे बात करते थे, टेलीफोन से, बाद में मोबाइल का युग आया, मोबाइल से सीधे बात करते थे। लेकिन आज अब उनकी स्थिति नहीं है कि उनके पास उतना समय है, शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं, उम्र के जिस पड़ाव पर है ज्यादा सारा श्रम कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने मनीष वर्मा को आगे लाने का काम किया। और मनीष वर्मा काबिल अफसर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, ईमानदारी से काम करेंगे और ईमानदारी से नीतीश कुमार को सारी सूचना देंगे। तो सूचना भी सही, और चूंकि ये मनीष वर्मा कोई न दाएं है न बाएं है, मतलब किसी गुट में ये शामिल नहीं, सीधे नीतीश कुमार के प्रति जवाबदेह है, तो इसलिए सूचना सही मिले और संगठन मजबूत हो, इसके लिए मनीष वर्मा को उन्होंने लगाया। चलिए, तो डॉक्टर संजय, अब आपको दिखाई पड़ता है कि आरसीपी सिंह के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। कल परसों आरसीपी सिंह का एक बयान बहुत चर्चा में रहा कि
प्रशांत किशोर क्यों बार बार तंज कसते हैं एजुकेशन को लेकर के? कोई अगर पीएचडी कर लेता है तो क्या फर्क पड़ता है अगर समाज के कांटेक्ट में नहीं रहता, समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता? तो इसलिए पढ़ाई लिखाई पर, तेजस्वी पर तंज कसना बिल्कुल गलत है। सवाल ये उठता है कि क्या आरसीपी सिंह को लग चुका है कि एनडीए में वो महत्वपूर्ण नहीं रहने जा रहे हैं, इसलिए वो तेजस्वी के डिफेंस में आने लगे हैं? मतलब ये निकाला जाए कि जेडीयू का दरवाजा उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है? लगता नहीं है कि आरसीपी सिंह जी की फिर वो जगह मिलेगी जेडीयू में। बीच बीच में वो नीतीश कुमार नहीं, क्योंकि ललन सिंह तो इसी तरीके से निकले थे, फिर वापस आए तो उन्होंने वापस अपना कद प्रतिष्ठा सब पा ही लिया है। तो आरसीपी सिंह के लिए फिलहाल कोई ऐसा गुंजाइश दिखाई पड़ता है? देखिए, आपने भी पढ़ा होगा, विनय जी भी पढ़े होंगे कि कुछ शब्दों के अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। ललन सिंह को भी एक्सेप्शन मान करके चलिए। माना जाता है कि जेडीयू या समता पार्टी में एक व्यक्ति को ही नीतीश कुमार ने माफ किया, वो है ललन सिंह। या ललन सिंह जब विरोध में भी बोल रहे थे तो नीतीश कुमार ने सीधे सीधे कोई ललन सिंह पर हमला नहीं किया, तो उनको एक्सेप्शन मान करके चलिए। लेकिन वैसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ दगा किया और नीतीश कुमार ने पूरी तरह से हिसाब किताब उनसे नहीं लिया। तो आरसीपी सिंह का मुझे नहीं लगता है कि एक कोई गुंजाइश बनती। हालांकि बीच में आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की भी तारीफ कर रहे थे, फिर अभी तेजस्वी जी की तारीफ करने लगे। प्रशांत किशोर को निकलवाने वाले पार्टी में आरसीपी सिंह है। गया में यही प्रशांत किशोर के बारे में क्या बोले थे सबको पता है, पब्लिक डोमेन में है। और बाद में धीरे धीरे प्रशांत किशोर को जेडीयू से किनारे कर दिया गया। तो वो प्रशांत किशोर जिनकी हैसियत इतनी थी कि आरसीपी सिंह चाहे तो रहे और नहीं चाहे तो निकल गए, चाहे वो जितने भी प्रिय रहे हों नीतीश कुमार के। तो आरसीपी सिंह की दोबारा एंट्री की गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। और मनीष वर्मा को करीब करीब वही जिम्मेवारी दे दी गई है। ऐसे ही प्रमोट किया गया आरसीपी सिंह को भी कि पहले उनको सरकार के कामों को देखने की जिम्मेवारी दी गई थी, बाद में उनको संगठन की जिम्मेवारी दी गई थी। आपने बड़ी बात कह दी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मनीष वर्मा क्या आरसीपी सिंह की जगह को पाटते हैं, भरते हैं? क्या मनीष वर्मा नीतीश कुमार के एक्चुअल उत्तराधिकारी बनेंगे? ये भी सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में जरूर मिलेगा। तो फिलहाल मनीष वर्मा को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है संगठन की, वो बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में ये माना जाता है कि अगर संगठन पर मजबूत पकड़ बना लेंगे तो नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 वही रहेंगे। मतलब जब तक नीतीश इफेक्टिव रहेंगे, नंबर 2 की भूमिका, क्योंकि संगठन की चाबी उनके पास ही होगी। ऐसे में नीतीश कुमार जब इनइफेक्टिव होने लगेंगे, मतलब उम्र के ढलान पर हैं, तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या नीतीश की तरह ये भी जेडीयू को आगे ले जाने में, शीर्ष पे ले जाने में, सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में इसी तरीके से कामयाब रहेंगे जैसे नीतीश कुमार रहे हैं? वक्त के गर्भ में बहुत कुछ छिपा हुआ है, आने वाले समय में ही पुख्ता पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार के बेहद विश्वस्त हो चुके हैं मनीष वर्मा, इसलिए संगठन की चाबी भी उनको सौंप दी गई है। विनय कुमार जी आपका, डॉक्टर संजय कुमार आपका बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।